सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में क्या होमवर्क दिया था। क्वेश्चन 1, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन। आप लोगों को हर एक बच्चे को लाइव चैट में अभी कमेंट करके ये बताना है कि आपको सारे बन गए, ऑल डन, या फिर अगर कोई भी नहीं बना है तो लिख दो ऑल डन एक्सेप्ट लाइक 11 और व्हाट्सोएवर। तो पहले आप लोग रिपोर्टिंग कीजिए होमवर्क की कि क्या आपको सारे बने या नहीं बने, और अगर कौन सा नहीं बना तो वो भी लिखिए। सबका एक ही कमेंट होना चाहिए, बस मल्टीपल कमेंट्स में नहीं, एक ही कमेंट में लिखिए इस चीज को जल्दी से। कृष्णा बेटा थोड़ा लेट हो गए हो, लेकिन और कोई चॉइस भी नहीं है लाइव आने की, तो बेटर यही होगा कि अभी ज्वाइन कर लो। एक हफ्ता हुआ है, अभी भी कवर किया जा सकता है, और लेट करोगे तो फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो ऑल डन एक्सेप्ट 5, ऑल डन एक्सेप्ट 14। तो एक्सेप्शन में मुझे 5 और 14 अभी तक मिले हुए हैं, तो मैं यहाँ पर उनको जो है राउंड कर देता हूँ। 5 में प्रॉब्लम है बच्चों को, 14 में प्रॉब्लम है। और कोई क्वेश्चन? कोमल कुमारी बोल रही 9 और 10, 9 और 10 बोल रही कोमल कुमारी। और बाकी बैड बनी भी 5 बोल रहे हैं, 5 ठीक है, 5, 9, 10, 14। रिंकू बोल रहे हैं ऑल डन, चित्रा भी बोल रही है ऑल डन, तो अनामिका भी बोल रही है ऑल डन, कृष्णा वेरी गुड, ठीक है 14 है हमारा लाइन में। ओके, तो 5, 9, 10, 14 इसको मैं डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग जो है नया कॉन्सेप्ट चालू करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों के दिमाग में डाउट रह जाए और हम आगे बढ़ जाएं, वरना फिर मजा नहीं आएगा भाई, है ना। सबका साथ सबका विकास बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, सबका साथ सबका विकास तो बहुत जरूरी है। तो क्या डिसाइड किया हमने? 5, 9, 10, 14, 4 ही क्वेश्चन यार, अभी हो जाएंगे, टाइम थोड़ी लगेगा। 5, 9, 10, 14 अभी के अभी करते हैं भाई, कोई बात ही नहीं है। ये आ गया सर 5। देखो क्या बोला यहाँ पर, इफ अमाउंट इज 1000, n is 2 years, r is 6%। मैं समझ गया क्यों प्रॉब्लम आ रही बच्चों को यहाँ पर। ठीक है, एवरीवन मुझे बताएंगे, कंपाउंडिंग दिया हुआ है हाफ ईयरली, कंपाउंडिंग इज पेबल हाफ ईयरली। इसका मतलब जो भी टाइम दिया होगा उसको हम डबल कर देंगे, जो भी रेट दिया होगा उसको हम आधा कर देंगे। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास रेट दिया हुआ 6%, आई की वैल्यू हो जाएगी 3%। इसमें बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन सर प्रॉब्लम एन की वैल्यू में है। यहां पर उसने N2 लिख दिया है। अब आप ना सिंबल पे मत जाइए, आप भावनाओं को समझिए। अगर उसने n इक्वल्स टू 2 लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा होता, तो मैं भी N2 ले लेता, बट उसने ना 2 के आगे ईयर्स लिख दिया है, तो मुझे समझ में आ गया कि इसने गलती से यहां पर n लिख दिया है। एक्चुअली उसे यहां पर टाइम वर्ड लिखना चाहिए कि टाइम 2 साल है। तो आप मुझे बताइए, हमें हमारे कैलकुलेशन के लिए n की वैल्यू 2 लेनी चाहिए या 4 लेनी चाहिए? सर हमें तो ईयर्स थोड़ी लेना है, हमें तो नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंडिंग लेना है। क्वेश्चन देख के साफ समझ में आ रहा है कि ये ईयर्स है, ईयर्स। तो हम n इक्वल्स टू 2 नहीं लेंगे, हम n इक्वल्स टू 2 2 4 लेंगे। तो वैसे क्वेश्चन इजी है, सिर्फ इस पॉइंट की वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और मैं अब आपको पूछना चाहता हूं, क्या आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि ये n जरूर लिख दिया उन्होंने, लेकिन कॉमन सेंस है कि क्योंकि आगे ईयर्स लिखा हुआ है, मतलब यहां पर उनसे n का तात्पर्य है टाइम। n का तात्पर्य हमारा वाला n नहीं है जो हम फॉर्मूले में यूज करते हैं। ये उन्होंने गड़बड़ करी, उनको n नहीं लिखना चाहिए था आइडियली, बट चलो लिख भी दिया है ना, तो थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो एवरीवन। ओके सर फाइन, तो चलिए इसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं प्रिंसिपल। तो a की वैल्यू 1000 दी हुई है, प्रिंसिपल मिसिंग है 1.03 का पावर 4। तो सॉल्व करके बताएंगे p की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। तो ये लीजिए सर, 1.03 का पावर 234 डिवाइड इक्वल टू इंटू 1000, आंसर आ रहा है 888.48। दिमाग की बत्ती जलाएंगे अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं बच गया है, सो दैट वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज डन नाउ। तो होमवर्क का क्वेश्चन 5 हो गया, अब 9 और 10 की तरफ चल रहा हूं मैं। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। अच्छा, पीछे आंसर रॉन्ग दिया, उसको भी सुधार लो फिर। अगर पीछे इसका आंसर 888.5 नहीं दिया हुआ तो उसके भी कृपया करके सुधार लीजिए आप लोग, ठीक है। अरे 688.5 कहां से आएगा? अच्छा, नई बुक में कुछ गड़बड़ आई है। एक काम करो ना, एक काम करो ना, तुम लोड क्यों ले रहे हो? जो सवाल यहां दिख रहा है उसका उत्तर ये है, ऑप्शन को मारो गोली। अगर तुम्हारा आंसर 888.48 आ गया तो बस बात खत्म हो जाती है। ये आंसर सही है, उसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानता। तुम्हारी बुक में अगर ये गलत दिया हुआ है तो नन ऑफ दीज टिक कर दो, अगर तुम्हारी बुक में यही वाला ऑप्शन दिया तो इसको टिक कर दो, बात खत्म हो जाती है। ठीक है दोस्त, चलो ओके। तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए, 100 बात की एक बात। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, अरे यार ये कौन सवाल पूछता है यार, बताओ। इफेक्टिव रेट में तो सीधे फॉर्मूला लगाना है।
इफेक्टिव रेट के लिए पहले आई की वैल्यू निकाल देते हैं, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 7/4, आई की वैल्यू हो जाएगी 7/4, ठीक है, 7/4 विच इज 1.75%। तो ई की वैल्यू हो जाएगी 1.0175, 1.0175 की पावर 4 -1, और जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। वेरी नाइस। तो जाएगा 1.0175 इंटू 234 -1 इंटू 100। द आंसर इज 7.18%। मैं इसको रिपीट बिल्कुल भी नहीं करूंगा क्योंकि ये करवाने लायक सवाल नहीं था। एक्चुअली देखा जाए तो आपने बस सारे क्वेश्चन बोल दिए। द CI ऑन 16,000 रुपीज फॉर 1.5 years फॉर 10% पेबल हाफ ईयरली इज, आई की जगह आप लोगे 5%, एन की जगह आप ले लोगे 3। क्यों? क्योंकि 1.5 साल, हर साल में 2 बार, मतलब 1.5 ईयर्स में 3 बार, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा पी का वैल्यू 16,000। तो CI निकालने के लिए आप क्या करोगे? CI निकालने के लिए आप यहां लिखोगे 16,000 ब्रैकेट ओपन, फिर आप लिख दोगे 1.05 की पावर 3 -1। CI का डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। CI का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा तो 1.05 का क्यूब -1 इंटू 16,000। ये कोई पूछने वाला सवाल था क्या यार? थोड़ा तो खुद से करते यार, ये तो स्पून फीडिंग कहला गई। चलो 5 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। आखिरी क्वेश्चन करवा रहा हूँ 14 काफी लोगों का डाउट है। 14 में भी आई डोंट नो क्यों डाउट आ रहा है, बट ठीक है कर लेते हैं। CI ऑन 4,000 रुपीज फॉर 6 मंथ पेबल क्वार्टरली। क्वार्टरली पेबल है तो आई की वैल्यू हो जाएगी 12/4। 12/4 मतलब कितना? 12/4 मतलब 3%। और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर हर 3 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, हर 3 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। अगर तुम्हारा ड्यूरेशन 6 महीने का है तो 6 महीने में 2 ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, बस बात खत्म। फिर से CI निकाल दोगे, CI हो जाएगा 4,000 ब्रैकेट ओपन 1.03 का पावर 2 -1। 1.03 का स्क्वायर किया मैंने, -1 किया, इंटू 4,000 कर दिया, आंसर आ रहा है 243.6। तो एग्जैक्टली ऑप्शन ए के साथ मेरा क्वेश्चन 14 मैच कर गया है। चलिए, तो अगर अब पुराने होमवर्क्स में कोई भी डाउट नहीं बचा है, दिमाग की बत्ती जलाइए सो दैट वी कैन स्टार्ट द न्यू टॉपिक नाउ। 14 तक पूरा का पूरा डन। यस सर, चलिए शुरू करते हैं एक न्यू टॉपिक को। और वो न्यू टॉपिक है सर लेक्चर नंबर 5 जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। वो न्यू टॉपिक है फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और एन्युटी। ये 3 नए टर्म्स आप पढ़ने वाले हो। एक टर्म है फ्यूचर वैल्यू, एक टर्म है प्रेजेंट वैल्यू, और एक टर्म है एन्युटी। ये 3 नई चीजें आप पढ़ने वाले हो अब, और यही 3 चीजों को मिलाकर हमारा एडवांस लेवल बनता है, जिसके क्वेश्चन से बच्चों को डर लगता है। तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपना माइंड ओपन रखिए। सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आपने इसके पहले अगर इससे अब डरते थे तो अब आपको वो सोच के नहीं चलना है आगे। एकदम फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हो, एकदम ओपन माइंड से, नया है। ध्यान से सुनना। मैं मानता हूं थोड़ा एडवांस लेवल का है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं, मुझे तुम पे भरोसा है कि जितना तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अभी तक की है ना, उस हिसाब से तुम इसको आराम से डाइजेस्ट कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, कॉन्सेप्चुअली समझ सकते हो, और इसके फॉर्मुलेज भी एकदम अच्छे से याद रख सकते हो। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है? नो इश्यूज एट ऑल, फाइन। अब सबसे पहले ना मैं तुम्हारे सामने एक वर्ड दे रहा हूं जिसका फुल फॉर्म तुमको लाइव चैट में लिखना है। वर्ड FD। बताइए FD का फुल फॉर्म क्या होता है एवरीवन? FD का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी बताइए सारे लोग। सर FD का फुल फॉर्म क्या होता है? FD का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। अभी तक हम जो भी इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे थे कि तुमने 20,000 डिपॉजिट कर दिया, फिर 5 साल के बाद बताओ कितनी मेच्योरिटी वैल्यू आएगी अगर इतना इंटरेस्ट रेट है। तुमने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए 1.5 साल के लिए, तो बताओ कितना इंटरेस्ट अर्न करोगे। इस तरह के सवाल अभी तक तुम कर रहे थे। FD, ठीक है। लेकिन सर FD में क्या होता है, एक बार पैसा दिया जाता है एकदम पहले दिन, जिस दिन अकाउंट खुलवा रहा हूं उस दिन पैसा दे देता हूं, और उसके बाद सीधे जब FD का टाइम पूरा होता है, 1 साल की FD है या 2 साल की, 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की, जब भी उसका वक्त पूरा होता है उस वक्त उसमें से मेच्योरिटी मिलती है, ठीक है। बीच में कोई लेन देन नहीं होता, तुम ऐसे बार बार पैसा जाके जमा नहीं करते। लेकिन आपने एक और वर्ड सुना होगा जिसको हम बोलते हैं RD। RD का फुल फॉर्म किसको पता है? चलिए बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RD? सर RD का फुल फॉर्म होता है
recurring deposit, recurring deposit, recurring डिपॉजिट में वन टाइम डिपॉजिट नहीं होता कि एक बार डिपॉजिट कर दिया बस हो गया, तुम पीरियोडिकली डिपॉजिट करते रहते हो। अब मैं तुम्हारे सामने एक एग्जांपल लेने वाला हूं जिसमें मैं दोनों ही ट्रांजैक्शंस का एक पासबुक तुमको समझाऊंगा, उसको पहले ध्यान से सुनना, उसके बाद ही कुछ और बात करेंगे। तो ये जो मैं आप एग्जांपल लेने वाला हूं न्यूमेरिकल, उस पासबुक को बहुत दिल से समझना है ना, वही तुम्हारा बेस बनेगा आगे की अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो भाई, तो पहले मैं यहां पर एग्जांपल लिखता हूं, यू इन्वेस्टेड 2 lakh rupees in a bank at 8% per annum compounded annually for 2 years. Find the maturity value of this FD. आप बैंक के पास गए, बैंक को बोला बैंक 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 2 लाख रुपए मेरे पास हैं, 2 लाख रुपए मेरे पास हैं सेविंग्स, ये 2 लाख रुपए जमा करो अपने पास। चलो अब मैं 2 साल के बाद सीधे आपके पास आऊंगा, बताओ मुझे 2 साल बाद कितना पैसा दोगे। चलिए निकालिए, ये क्वेश्चन आपको करना है भाई, मैं नहीं करवा रहा, आपको बनता है ये क्वेश्चन, आप बस मुझे आंसर बताइए इसका। सर सिंपल सा फंडा है, अभी मैंने 2 लाख रुपीस लगाए हैं, 2 साल तक 8% की कंपाउंडिंग होगी और फाइनल वैल्यू जो आएगी वो मेरा अमाउंट कहलाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अमाउंट हो जाएगा P 1 + I की पावर n। प्रिंसिपल हो गया मेरा 2 लाख रुपीस, ब्रैकेट में मैंने कर दिया 1.08 और यहां ब्रैकेट के बाहर मैंने कर दिया 2 साल। चलिए कैलकुलेटर की मदद से हम लोग इसको कर देते हैं। 1.08 का स्क्वायर इंटू 2 लाख विच इज 233,280, 233,280, ये हो गया हमारा मैच्योरिटी वैल्यू। आई होप कि 233,280 सभी लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, ओके। नाउ चलते हैं आगे, एक नया एग्जांपल लेता हूं मैं। यहां पर देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, यू इन्वेस्टेड 1 lakh rupees each year in a bank at 8% per annum for 2 years. Find maturity value of RD after 2 years. अब ये वाला एग्जांपल ऐसे डायरेक्टली किसी फॉर्मूले से नहीं होगा क्योंकि ये नई चीज तुम सीखने जा रहे हो, नई चीज। अब मैं इस वाले पार्ट को ना तुमको पासबुक से समझाता हूं, पासबुक से। तो मान लीजिए आज की डेट, इसको मैं बोल देता हूं टुडे, आज की डेट को मैं बोल देता हूं टुडे, और यहां पर मैं डिटेल्स लिख देता हूं क्या ट्रांजैक्शन हुआ। सर डिपॉजिटेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कितना रुपए क्रेडिट किया तुमने, 1 लाख रुपए। तो बताओ बैलेंस कितना हो गया तुम्हारे खाते में, बैलेंस भी हो गया 1 लाख रुपए। ये आज की डेट की बात है भाई, आज मैंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया और बैंक में मेरा बैलेंस 1 लाख रुपए हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं भाई। अब आते हैं हम 1 ईयर एंड में, 1 ईयर एंड में आते हैं हम लोग। 1 साल का अंत हुआ, 1 साल के एंड में आपको मिल गया इंटरेस्ट, जो भी रेट आपका चल रहा था 8% से। क्या मुझे आप बताएंगे कि 1 लाख रुपए पर 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिला होगा। सर 1 लाख इंटू 8%, 8,000 रुपए, 8,000 रुपए। बताइए बैलेंस क्या हो गया, बैलेंस हो गया 1,08,000।
अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपने क्या प्रॉमिस किया था? आपने ये प्रॉमिस किया था कि आप हर साल 1 लाख रुपए जमा करोगे, तो आज आपने जमा किए, अगले साल फिर जमा करोगे आप। तो 1 ईयर का एंड बोल दूं या सेकेंड ईयर का बिगिनिंग बोल दूं, एक ही बात है। मैंने सेकेंड इंस्टॉलमेंट जमा कर दी, डिपॉजिटेड सेकेंड इंस्टॉलमेंट, फिर से 1 लाख जमा कर दिए। बताइए कितना पैसा हो गया? सर माला माल हो गए, 2,08,000 रुपए हो गए। चलो ये तुमने फिर से जमा कर दिया, डन। अब आते हैं सेकेंड ईयर के एंड में। सेकेंड ईयर के एंड में तुम्हारे पास क्या इंटरेस्ट तुमको रिसीव होगा? सर इंटरेस्ट रिसीव होगा मेरे को 2,08,000 का 8%, विच इज 16,640। What will be the balance? Balance will be 2,24,640. 2,24,640। क्लियर है? यही तुम्हारी मैच्योरिटी वैल्यू कहला जाएगी आफ्टर 2 ईयर्स, कि भाई 2 साल खत्म होने पर तुम्हारे बैंक में इतना पैसा रहेगा। ठीक है, यहां तक आप लोग मेरे साथ हैं। अब मैं ना दोनों एग्जाम्पल को कंपेयर करवाने वाला हूं, आपको ध्यान से देखिएगा। सर यहां पर मैंने टोटल 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए, यहां पर भी मैंने 2 लाख डिपॉजिट किए, 1 लाख आज किए और 1 लाख 1 साल बाद किए। यहां पर भी 8% का इंटरेस्ट है, यहां पर भी 8% का इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी मैच्योरिटी वैल्यू दोनों की अलग अलग आई। क्यों? इसका इंटरेस्ट ज्यादा आया, क्यों? इसकी मैच्योरिटी वैल्यू ज्यादा आई, क्यों? क्योंकि यहां पर 2 लाख रुपए तुमने पूरे के पूरे एक बार में जमा कर दिए थे, और यहां पर तुमने पहले 1 लाख रुपए जमा किए, फिर वो 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट ऐड हुआ, फिर जब वो 1 साल पूरा हो गया फिर तुमने 1 लाख रुपए जमा किए, तो जो दूसरा वाला 1 लाख है ना, उस पर सिर्फ 1 ही साल का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहां तुम ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हो तो ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, यहां कम सेक्रीफाइस कर रहे हो, यहां पर टुकड़ों में कर रहे हो। तो क्या दोनों के मॉडल में अंतर समझ में आया आपको? दोनों एग्जांपल्स के मॉडल में। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब वन टाइम डिपॉजिट करते हो तुम, बस आज मैंने 2 लाख रुपए जमा कर दिए, उसके बाद सीधे मैं 2 साल के बाद पैसे लेने जाऊंगा। आरडी में ऐसा नहीं किया तुमने। आरडी में पहले 1 लाख जमा किया, 1 साल खत्म हुआ, फिर से 1 लाख जमा करने गए, तुम 2 बार गए। इट्स नॉट वन टाइम, इट्स रैकरिंग। और दोनों के कैलकुलेशन तुम्हारे सामने है, ठीक है? हाँ सर, दोनों के कैलकुलेशन हमारे सामने है। अब मैं यहां पर तुम्हारे सामने एक वर्ड लिख रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो। अगर हम एक बार में पूरा पैसा जमा कर रहे हैं, या एक बार में पूरा पैसा लोन में ले रहे हैं, पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं वन टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं सर, वन टाइम वाले को हम बोलते हैं सिंगल कैश फ्लो। वन टाइम वाले को हम बोलते हैं सिंगल कैश फ्लो। क्यों सिंगल बोल रहा हूं? क्योंकि एक ही बार जाके बस तुम पैसा देते हो, उसके बाद सीधे मैच्योरिटी में लेने जाते हो, वन टाइम डिपॉजिट, सिंगल कैश फ्लो, उसको हम बोलते हैं सिंगल कैश फ्लो। लेकिन जहां पर तुम्हारा डिपॉजिट जो है वो मल्टीपल पार्ट्स में होता है, मल्टीपल पार्ट्स में, टुकड़ों में, कि पहले 1 लाख दिया, फिर 1 लाख दिया, फिर 1 लाख दिया, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा, उसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट के अंदर हम एक कैटेगरी पढ़ते हैं, एक ऐसी इंस्टॉलमेंट जो सेम अमाउंट की हो, रेगुलर हो, सेम अमाउंट की हो, रेगुलर हो, और स्पेसिफाइड टाइम के लिए हो। अगर कोई भी ऐसी इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो जो सेम अमाउंट की, जैसे वहां पर हमारा जो एग्जांपल था, वहां भी सेम अमाउंट था ना, पहले भी 1 लाख, दूसरा भी 1 लाख, चेंज नहीं हो रहा है, जो भी मल्टीपल पीसेस जा रहे हैं सारे सेम फिगर के जा रहे हैं, और गैप भी नहीं हो रहा है। अगर 3 साल तक इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो तीनों साल कर रहे हो विदाउट एनी गैप, रेगुलर, और एक पर्टिकुलर फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं
एन्यूटी। और इसको छोड़ के दूसरी भी होती है अदर। अभी अदर पर मेरा फोकस नहीं है भाई, मेरा फोकस इस पर है। तो मैंने जानबूझ के चार्ट बनाया आपको ये समझाने के लिए कि कहीं आप ऐसा कंफ्यूज ना हो जाओ कि सिंगल को छोड़ के जो दूसरा होता है वो सब एन्यूटी होता है। नहीं, एन्यूटी के पीछे कुछ कंडीशंस हैं। हर टाइप की इंस्टॉलमेंट को आप एन्यूटी नहीं बोल सकते, सिर्फ उस टाइप की इंस्टॉलमेंट को आप एन्यूटी बोल सकते हो जिसमें हर साल या हर पीरियड में सेम फिगर डेबिट या क्रेडिट हो रहा है और एक पीरियोडिक वे में हो रहा है, गैप नहीं आ रहा है। जैसे एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं, लेट्स टेक एग्जांपल्स। तो मान लीजिए मैं ऐसा लिख दूं, ईयर 1 में 20,000 रुपए, ईयर 2 में 20,000 रुपए और ईयर 3 में 33,000 रुपीज। टेल मी, क्या ये इंस्टॉलमेंट्स है? हां, बट क्या ये एन्यूटी है? नो, दिस इज नॉट एन एन्यूटी ब्रो, दिस इज नॉट एन एन्यूटी। वाई? बिकॉज ये सेम अमाउंट की नहीं है। देखो ना, ये कहां सेम अमाउंट की है? सेम अमाउंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट ऑफ द सेम अमाउंट। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मान लो ईयर 1 में इंस्टॉलमेंट है 30,000, ईयर 2 में इंस्टॉलमेंट भी है 30,000, ईयर 3 की इंस्टॉलमेंट हमको नहीं पता और ईयर 4 की इंस्टॉलमेंट भी है 30,000। सर क्या ये इंस्टॉलमेंट है? हाँ, ये इंस्टॉलमेंट वाला, ये वन टाइम वाला नहीं है, ये वन टाइम वाला नहीं, ये सिंगल कैश फ्लो नहीं, ये इंस्टॉलमेंट वाला कैश फ्लो है। लेकिन सर फिगर भी सेम है, फिगर भी सेम है, लेकिन सर रेगुलर नहीं है। पहले 2 साल तुम पे कर रहे हो, फिर तीसरे साल तुम्हारा मन नहीं हुआ तो तुमने पे नहीं किया। सो नॉट एन्यूटी बिकॉज नॉट रेगुलर, नॉट रेगुलर। और ये नॉट एन एन्यूटी बिकॉज नॉट सेम अमाउंट। तो यही दो वाली बातों को आप ज्यादा अच्छे से ध्यान रखो कि सेम अमाउंट और रेगुलर होना चाहिए। बाकी ये तीसरा वाला पॉइंट जो है स्पेसिफाइड टाइम वाला, वो तब आपको समझ में आएगा जब हम लोग परपेचुइटी एटसेट्रा पढ़ेंगे। तो अभी इसका कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है तीसरे पॉइंट का। तो अभी आप सिर्फ ये 2 पॉइंट्स पर फोकस कीजिए। कौन से 2 पॉइंट? कि सर हर इंस्टॉलमेंट को एन्युटी नहीं बोला जाता, ऐसी इंस्टॉलमेंट्स जो सेम अमाउंट की रहें, रेगुलर रहें, विदाउट गैप रहें, उनको हम एन्युटी बोलते हैं। अब मैं तीसरा एग्जांपल देता हूं, वो बताइएगा एन्युटी है या नहीं। $32,000, बताइए, इज इट एन्युटी? सर इट इज सेम अमाउंट, यस। इट इज विदाउट एनी गैप, yes. It is for 4 years, finite period of time, yes. It's annuity bro, it's annuity, it's annuity, annuity, annuity. Super cool. क्या कूल हैं हम, क्या कूल हैं हम, क्या कूल हैं हम, सुपर कूल हैं हम। बताओ भाई, एवरीबॉडी राइट कूल इफ यू हैव अंडरस्टूड। चलो यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई और मेरा पेन जोरदार तरीके से गिर चुका है और पता नहीं भाई टूट गया है कि क्या हो गया। हाँ, टूट भी गया है थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, चल जाएगा। अभी इसकी इंक खत्म नहीं हुई है, ठीक है। सर ज्यादा जोश में आ गए, पेन गिरा दिए। हाँ भाई, हो जाता है कभी कभी, ओके। तो आप लोगों ने ना एन्युटी का मतलब समझ लिया, थोड़ा समझ लिया है। अभी हम आगे जाएंगे और अच्छे से समझेंगे, इसको दिक्कत नहीं है। हाँ, तो एन्युटी देखो भाई क्या लिखा हुआ है। एन्युटी कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट 1 लाख 1 लाख 1 लाख, 20,000 20,000 20,000, 32,000 32,000 बचे, कांस्टेंट, बदलना नहीं चाहिए इंस्टॉलमेंट। पीरियोडिक मतलब पहले साल भी है, दूसरे साल भी है, तीसरे साल भी है, चौथे साल भी है, गैप नहीं है। ऐसा नहीं पहला दूसरा फिर चौथा, ऐसा नहीं पहला तीसरा और फिर चौथा ना, पीरियोडिक। तो अगर कांस्टेंट पीरियोडिक पेमेंट्स रेगुलरली फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम है तो उसे हम बोलते हैं एन्युटी। एक लाइन को समझने के लिए हमने कितनी मेहनत करी, कितनी मशक्कत करी। अब अगर ये एक लाइन समझ में आती है तो भाई तुमको अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना
इस एक लाइन को समझने के लिए हमने कितनी मेहनत करी, हाँ, सिर्फ इस एक लाइन को समझने के लिए। यस, पर ये भाई वर्थ इट है, ये वर्थ इट है। फंडे से समझेंगे ना चीजों को तो बहुत सही रहेगा। चलो अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताते हैं। सर लेकिन हम लोग ये बातें क्यों कर रहे हैं, मतलब एन्युटी की बात करने की क्या जरूरत है? सही तो था एफडी वाला, बढ़िया तो आ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट के आंसर, क्या क्या मतलब क्या जरूरत है भाई ये सब पढ़ने की? देखो भाई, इन मैनी केसेस यू मस्ट हैव नोटेड दैट योर पेरेंट्स हैव टू पे एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी रेगुलरली एवरी मंथ और एवरी ईयर। आपने कई बार देखा होगा कि आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स या फिर कोई और रेगुलर बेसिस पर कुछ पैसा जमा करते हैं या फिर रिसीव करते हैं एनुअली या फिर मंथली। सर एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम लोग एनुअली पे करते हैं, और अगर आप किराए के मकान में रहते हो तो हर महीने आपको रेंट देना पड़ता है। यस सर, अगर आपने कोई लोन लेके रखा है घर खरीदने के लिए या घर का लोन, तो हाउसिंग लोन पे करना पड़ता है। व्हीकल अगर आपने खरीदा रखा है लोन पर तो वो पे करना पड़ता है। यस सर, कई बार आप रिसीव भी करते हो, अगर आप एक लैंडलॉर्ड हो, आपके पास बढ़िया सा कॉम्प्लेक्स या फिर कोई घर बना हुआ है जिसमें आप रहते नहीं हो, किसी और को किराए में दिया हुआ है, तो एक रेगुलर अमाउंट आप रिसीव करते हो रेंट ऑफ द हाउस। या फिर अगर कोई सीनियर सिटीजन है जो रिटायर हो गए जिनको पेंशन मिलती है, तो वो भी एक सेम अमाउंट रिसीव करते हैं। यस सर, इन ऑल दीज केसेस या तो एक पेमेंट हो रहा है या तो कुछ रिसीट हो रही है कांस्टेंट अमाउंट की ऑफ मनी रेगुलरली। अब क्या इनसे जुड़े हुए अगर सवाल आएंगे तो उसको तुम सिर्फ नॉर्मल सीआई वाले फॉर्मूले से नहीं कर पाओगे ना, इसलिए उसके लिए हमको एक नेक्स्ट लेवल पर जाना पड़ेगा। तो कितने बच्चों को जरूरत महसूस हो रही है कि हाँ एन्युटी की जरूरत है सर, क्योंकि प्रैक्टिकली लाइफ में हम कई जगह देखते रहते हैं एन्युटी है। एसआईपी हो गया, ईएमआई हो गया, ये सब एन्युटी है। एसआईपी ईएमआई, हाँ नहीं सुना कभी नाम, बताऊंगा उसके बारे में, डोंट वरी। ईएमआई मतलब इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। अपन कुछ खरीदने जाते हैं, आप अमेजोन में कुछ खरीद रहे हो तो लिखा होगा नो कॉस्ट ईएमआई, क्रेडिट कार्ड से ले लो, ये सब चीजें, ठीक है ना। तो भाई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो बहुत है एन्युटी का, इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं भाई इतने अच्छे से। चलो अब एन्युटी भी ना दो टाइप की होती है, एन्युटी दो टाइप की होती है। मैं एग्जांपल से तुमको समझाता हूं दोनों टाइप की एन्युटी। लेट्स से यू वांट टू, ओए क्या कर रही है भाई, यू वांट टू बाय a TV costing 60,000 रुपीज। आप कोई बड़ा सा स्मार्ट टीवी ले रहे हो जो कि 60,000 रुपए का मार्केट में मिलता है। अब क्या हुआ, आप दुकान में गए, आप शॉप में गए, ये पूरी शॉप है, आप शॉप में गए और आपने बोला कि मेरे को ये 60,000 वाला टीवी चाहिए। लेकिन फिर तुमने शॉप वाले को ये बोला कि देखो भाई मेरे पास ना 60,000 रुपीज नहीं है, मैं व्यवस्था तो कर दूंगा लेकिन अभी मेरे पास 60,000 नहीं है, अभी मेरे पास 60,000 रुपीज जो है वो नहीं है भाई। तो मैं अरेंज तो कर देगा लेकिन मेरे पास अभी 60,000 नहीं है, तो मैं अभी पे करना चाहता हूं लेट से 20,000, ये मैं कर दूंगा डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट मतलब ये पैसा मैं अभी पे करूंगा और घर लेके चला जाऊंगा टीवी, और बाकी कितना बच गया भाई, कितना बच गया कोई बताएगा? 60 में से 20 तो तुमने नगद दे दिया, बाकी जो 40,000 रुपए बच गए ना, 40,000 रुपए बच गए, बोले उसका लोन ले लूंगा मैं, लोन। तो किसी बड़े शहर में तुम कभी भी जाओगे ना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में, तो बजाज फाइनेंस वाले बैठे रहते हैं, अरे लोन चाहिए लोन चाहिए, आओ 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 लोन देते हैं, आओ 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 लोन देते हैं। बजाज फाइनेंस वाले रेडी रहते हैं, जैसे क्रोमा वोमा में गए, कहीं पर भी लोटस वोटस में गए, है ना, जैसे तुम बोलोगे अरे भैया मेरे पास इतना ही पैसा, अरे कोई दिक्कत नहीं आप लोन ले लेना हमसे, उनको इंटरेस्ट की इनकम होती है ना भाई, तो लोन देने के लिए बिल्कुल खड़े रहते हैं कि हाँ भाई लोन ले लेना हमसे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, डेट वाइज ट्रांजैक्शन समझते हैं। डेट टुडे, टुडे टुडे क्या हुआ सर? टुडे मैंने आई पेड द डाउन पेमेंट, आई पेड द डाउन पेमेंट। कितने की डाउन पेमेंट आपने पे करी है सर? 20,000 रुपीज की।
सही बात है। अब सवाल ये उठता है कि जो तुम्हारा लोन चालू हो रहा है, लोन चालू हो रहा है, मान लो लोन है मंथली बेसिस पे, मान लो जो तुम लोन ले रहे हो वो मंथली बेसिस पे है। सो माय क्वेश्चन टू यू कि ये जो लोन लिया जाएगा इसकी पहली इंस्टॉलमेंट आज पे होगी या 1 मंथ के एंड में पे होगी? क्या लगता है तुम्हें? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, टुडे या 1 मंथ एंड। जैसे ही तुम बोलोगे कि हाँ लोन दे दो, तो लोन की जो पहली किश्त, पहली इंस्टॉलमेंट चालू होगी वो आज से चालू होगी या 1 मंथ के बाद चालू होगी? क्या लगता है आपको? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। आज तो तुम 20,000 पे करके आए हो, बाकी रिमेनिंग का तुमने लोन लिया 40,000 का, तो बजाज फाइनेंस वाला पहली जो तुमसे इंस्टॉलमेंट मांगेगा वो आज थोड़ी मांगेगा भाई। अगर आज ही मांग लेगा तो फिर तो लोन का ही वैल्यू कम हो जाएगा, फिर तो 40 का लोन कैसे कहलाया? आज मैंने 40,000 का लोन लिया तो 1 महीने खत्म होने के बाद पहली इंस्टॉलमेंट भरूंगा, 1 महीना या 1 साल जो भी है खत्म होने के बाद करूंगा। आई होप सभी लोगों को यह बात समझ में आ रही कि 1 मंथ एंड से मेरी इंस्टॉलमेंट चालू होगी। यस सर, 1 मंथ एंड से मेरी इंस्टॉलमेंट चालू होगी, क्योंकि अभी तो मैंने दे ही दिया है ना 20,000 रुपए। तो अभी अगर मेरे को और इंस्टॉलमेंट देना ही होता तो मैं डाउन पेमेंट में दे देता, लोन वाले को क्यों देता? मान लो अभी तुम्हारे पास 5,000 रुपए और हैं जेब में, तो तुम बजाज फाइनेंस वाले को थोड़ी दोगे, तुम सीधे उसी को दे दोगे ना, टीवी वाले को, कि ले भाई 5 का और रख ले, लोन का वैल्यू कम कर दे, 35 कर दे। इसका मतलब ये तो सबको समझ में आ गया है कि पहली इंस्टॉलमेंट आज नहीं 1 मंथ एंड में चालू होगी। अगर ये बात समझ में आई तो दिमाग की बत्ती जलाइए। इस टाइप की जो इंस्टॉलमेंट होती है, पेन फिर से गिर गया, पेन फिर से गिर गया, इस टाइप की जो इंस्टॉलमेंट होती है जो ट्रांजैक्शन डेट में शुरू नहीं होती, थोड़ा लेट शुरू होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एन्युटी रेगुलर। सो इफ इंस्टॉलमेंट इज स्टार्टिंग, अगर आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रही है एट एंड ऑफ पीरियड, किसी पीरियड के एंड पे, देन इट्स कॉल्ड एन्युटी रेगुलर। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको एग्जांपल दिया हूं ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एग्जांपल होगा, और भी एग्जांपल्स होंगे, बट अभी आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया टू अंडरस्टैंड कि भाई जब भी इंस्टॉलमेंट 1 मंथ के एंड में या 1 साल के एंड में या एंड ऑफ द पीरियड से शुरू हो रही है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे एन्युटी रेगुलर। अब एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो यू वांट टू इन्वेस्ट 20,000 every month starting from today। ऐसा दिया हुआ है कि तुमको भाई आज मन हुआ, तुमने तुम्हारे फ्रेंड को फोन किया, यार भाई मेरे को ना हर महीने पैसे जमा करने, चल भाई शुभ काम में देरी किस बात की, चलो आज शुरू करते हैं। तो तुम आज जाओगे सीधे बैंक, तुम चले गए बैंक के पास, बैंक को तुमने जाके बोला कि देखो भाई मेरे को ना 20,000 रुपए हर महीने जमा करने आरडी में, आप आरडी खोल दो, हमारा आरडी अकाउंट ओपन कर दो, आरडी अकाउंट ओपन कर दो, हम आपको हर महीने 20,000 रुपए जमा करते रहेंगे, हर महीने की 5 तारीख को आपको 20,000 रुपए जमा करेंगे, आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते रहना। अब मुझे बताओ, यहां पर मैं डेट लिखता हूं, टुडे 1 मंथ एंड। अब जब तुम आज गए हो उसको शुरू करने के लिए, तो पहली इंस्टॉलमेंट अगले महीने से चालू करोगे कि आज चालू करोगे? क्या लगता है तुम्हें? आइडियली क्या करना चाहिए तुमको? आज तुम्हारा मन हुआ, 20,000 रुपए हैं, सैलरी आई है, तुमने बोला अरे यार ये ना पैसा पूरा वेस्ट हो जाता है, सेविंग तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, एक काम करता हूं चलो सेविंग चालू की जाए। तो तुमने क्या किया, तुम गए बैंक, तो पहली सेविंग तो उसी दिन चालू कर दोगे ना भाई, पहला इंस्टॉलमेंट उसी दिन पे कर दोगे, पहला इंस्टॉलमेंट। ऐसा थोड़ी जाके बोलोगे बैंक वाले को कि भैया भैया मेरा ना मन हुआ है पैसे जमा करने का, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, लेकिन आज ना आप सिर्फ खाता खोल दो, पहली इंस्टॉलमेंट में अगले महीने जमा करूंगा। बैंक वाला बोलेगा क्या यार फिर अगले महीने आ जाते, आज काहे को टाइम वेस्ट करने आए हो, जिस दिन से तुमको पैसा जमा करने का मन हुआ है उसी दिन से आ जाते, फिर आज काहे को टाइम वेस्ट करने आए हो? तो भाई जिस दिन तुम जाओगे उसी दिन तो इन्वेस्ट कर दोगे, टुडे ओनली। तो इफ इंस्टॉलमेंट स्टार्ट फ्रॉम टुडे, या कमेंसमेंट मतलब
जिस दिन बात चल रही है स्टार्टिंग से ही चालू हो जाएगी, देन इट इज कॉल्ड एज एन्यूटी ड्यू। बस अब ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए लिए गए हैं, और भी एग्जाम्पल्स पॉसिबल हैं, वो हम लोग जब क्वेश्चंस आएंगे तब देखेंगे। अभी आप यहां पर ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एन्यूटी, एन्यूटी रेगुलर, एन्यूटी ड्यू। एन्यूटी रेगुलर का मतलब है जब पहली पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड से शुरू हो रही हो। एट द एंड ऑफ द पीरियड से अगर पहली इंस्टॉलमेंट शुरू हो रही है तो उससे हम बोलते हैं एन्यूटी रेगुलर। और अगर पहली पेमेंट या रिसीट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से शुरू हो रही है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, आज ही तुमने इन्वेस्ट कर डाला, तो उसको हम लोग बोलते हैं एन्यूटी ड्यू। कितने बच्चों को एन्यूटी रेगुलर और एन्यूटी ड्यू के बारे में अच्छे से समझ में आ चुका है? प्लीज टेल मी एवरीवन। एन्यूटी ड्यू और एन्यूटी रेगुलर का डिफरेंस समझ में आ गया? अब और ज्यादा डिफरेंस ना जब क्वेश्चंस में जाएंगे तब समझ में आएगा, इतना अभी समझने के लिए काफी है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, बाकी इस पे और ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेक्शन। नो इश्यूज सर, फाइन। चलो, अब वक्त आ चुका है सर इन टर्म्स को समझने का। कौन सी टर्म सर? फ्यूचर वैल्यू। चलो, लेट्स अंडरस्टैंड फ्यूचर वैल्यू। You deposited ₹7 lakh today for 2 years at the rate 10% per annum CI. Find amount you will receive at second year end. आज से 2 साल बाद तुम कितना पैसा रिसीव करोगे? आज तुमने जाके 7 लाख रुपए जमा कर दी बैंक में, अब 2 साल तक वो पैसा वहीं रहेगा। 2 साल के एंड में तुमको कितना पैसा रिसीव होने वाला, ये मैं तुमसे पूछ रहा हूं। प्लीज इसका आंसर दीजिए। एवरीवन प्लीज गिव मी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सर सिंपल होगा, 7 लाख रुपीज प्लस 10% प्लस 10%, 8,47,000। है ना? 7 लाख रुपए 8,47,000 रुपए बन जाएंगे 2 साल में। यहां तक मेरे साथ सभी लोग ओके सर, नो इश्यूज। अब इसी चीज को ना हम लोग अलग तरीके से लिखेंगे। बस मैं जो अब आपको बताने वाला हूं कुछ नया नहीं बताने वाला, कॉन्सेप्चुअली वही चीज है, लेकिन इसी चीज को अब अलग तरीके से लिखेंगे। समझना कैसे? मैं ऐसा लिखूंगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ 7 लाख compounded at the rate of 10% per annum for 2 years will be क्या? इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरिए। 7 लाख रुपए को अगर 10% से कंपाउंड किया जाए आज से 2 साल तक, तो 2 साल के बाद उसका फ्यूचर में क्या वैल्यू बन के निकलेगा? 8,47,000। अच्छा, मतलब ये तो स्कैम हो गया यार। मतलब जिस चीज को हम अमाउंट बोलते हैं वही फ्यूचर वैल्यू है क्या? हाँ, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू इज द टुडेज वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू इज टुमारोज वैल्यू, फ्यूचर्स वैल्यू। ओह, इज इट? हाँ, अब इसी के साथ में तुमको प्रेजेंट वैल्यू भी समझा देता हूं यहीं पे। इसी सवाल को थोड़ा दूसरी वॉइस में लिखता हूं, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा है ना वैसा। तो प्रेजेंट वैल्यू
ऑफ रुपीज 8,47,000 discounted at the rate of 10% per annum for 2 years will be, let's fill the blanks. $8,47,000 जो 2 साल बाद मिलने वाले थे, उसमें से अगर 10% का इंटरेस्ट रिमूव कर दूं तो उसकी आज की वैल्यू क्या कहलाएगी? अरे 2 साल के बाद मिलने वाले 8,47,000 की आज की क्या वैल्यू है अगर उसमें से 10% इंटरेस्ट हटा दिया जाए? 7 लाख रुपए। अब थोड़ा सा सिंपल शब्दों में अगर हम बोलें, सिंपल शब्दों में, तो फ्यूचर वैल्यू निकालने का मतलब एडिंग इंटरेस्ट। तभी तो देखो, जब तुम 7 लाख रुपए की फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो 7 लाख में इंटरेस्ट ऐड कर रहे हो, और प्रेजेंट वैल्यू निकालने का मतलब हो जाएगा रिमूविंग इंटरेस्ट। क्या एक सिंपल भाषा में ये नहीं बोल सकता? जब तू प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ता है तो वो अमाउंट बन जाता है, और जब तू अमाउंट में से इंटरेस्ट हटाता है तो वो प्रिंसिपल बन जाता है। उसी तरीके से मैं बोलूंगा, अगर तेरे पास कोई भी कैश फ्लो दिया हुआ है, ये कैश फ्लो है, 7 लाख रुपए कैश फ्लो है, उस कैश फ्लो की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है ना, तो उस कैश फ्लो में इंटरेस्ट जोड़ दे। फिर ये 8,47,000 भी एक कैश फ्लो है, उस कैश फ्लो में अगर तेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो उसमें से इंटरेस्ट हटा दे। सो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकालने का एक सिंपल सा मतलब है, फ्यूचर वैल्यू निकालना मतलब किसी भी फिगर में इंटरेस्ट जोड़ देना, और प्रेजेंट वैल्यू निकालना मतलब उस फिगर को अमाउंट मान के उसमें से इंटरेस्ट निकाल देना। अब मैं यहां पर थोड़ा और सिंपल शब्दों में एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आप और समझोगे। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपीज 9 लाख कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ 8% per annum for 3 years। तो अब समझना, मैं सीआई का ही फॉर्मूला लगा रहा हूं लेकिन नाम बदल रहा हूं। अब मैं बोलूंगा कैश फ्लो। मेरा कैश फ्लो कितना है? मेरा कैश फ्लो है 9 लाख। मुझे निकालना है मेरे कैश फ्लो का फ्यूचर वैल्यू ऑफ माय कैश फ्लो। तो जिस पैसे का फ्यूचर वैल्यू निकालना, उस पैसे को प्रिंसिपल की तरह ट्रीट करो, उसमें इंटरेस्ट जोड़ दो, सीआई वाला। तो 9 लाख इंटू 1.08 की पावर 3। बताओ तुम्हारे 9 लाख रुपीस फ्यूचर में जाके कितने रुपए बन जाएंगे? सर 1.08 का क्यूब, 1.08 का क्यूब इंटू 9 लाख, 1133740.8। सो अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 9 लाख, सर 9 लाख रुपीस की फ्यूचर वैल्यू इफ इट इज कंपाउंडेड फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 8% विल बिकम दिस। अब मैं देखना दूसरा सवाल करता हूं। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 3 लाख डिस्काउंटेड, कंपाउंडिंग का उल्टा वर्ड होता है डिस्काउंटेड, एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर 3 years। तो अगर तुम्हें किसी कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, क्या है कैश फ्लो? हमारा कैश फ्लो है 3 लाख रुपए, और मुझे उस कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो मैं उसे 3 लाख रुपए को ऐसा मानूंगा कि 3 साल बाद के 3 लाख की आज की क्या वैल्यू है, तो इसको अमाउंट की तरह ट्रीट करूंगा। अब आप मुझे बताइए, ए की वैल्यू पी 1 + i की पावर n होती है, तो जब तुम ए निकालते हो तो p में 1 + i की पावर n मल्टीप्लाई करते हो। अगर तुम्हें p निकालना रहा तो तुम a में 1 + i की पावर n डिवाइड करोगे। तो जब प्रिंसिपल को अमाउंट बनाना होता है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 + i की पावर n से, और जब अमाउंट से प्रिंसिपल निकालना हो तो 1 + i की पावर n डिवाइड करते हैं। यहां पर भी वही होगा, ये कैश फ्लो मेरा अमाउंट की तरह हो जाएगा, उसमें से मैं
इंटरेस्ट हटाना चाहता हूं तो मैं क्या कर दूंगा, इस 3 लाख रुपीस को डिवाइड कर दूंगा 1.09 की पावर 3 से। सॉल्व करिए 1.09 की पावर 3 कितना आता है भाई, 1.09 का क्यूब, ये डिनोमिनेटर आ गया, डिवाइड इक्वल टू कर दिया इनटू 3 लाख, 231,655, 231,655, that's the answer, 231,655। अब फिर से दोनों एग्जांपल को देखो, जिस भी पैसों का जो भी कैश फ्लो दिया हुआ, जो भी कैश फ्लो दिया जिसका फ्यूचर निकालना है, उस कैश फ्लो को 1 प्लस आई की पावर एन से मल्टीप्लाई कर दे तो वो बड़ा हो जाएगा, उसमें इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। और जिस भी कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू पूछा है उसको पीछे लेके आना है, पीछे लेके आना है मतलब इसको फाइनल वैल्यू मानना है और मेरे को इनिशियल वैल्यू निकालना है, तो उसमें से 1 प्लस आई की पावर एन डिवाइड कर दे। आ रहा? अरे भैया आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा कि नहीं आ रहा? फ्यूचर वैल्यू निकालना मतलब उस पर्टिकुलर कैश फ्लो में 1 प्लस आई की पावर एन मल्टीप्लाई कर देना, मतलब उसमें इंटरेस्ट जोड़ देना। और प्रेजेंट वैल्यू निकालना मतलब उस फिगर में से इंटरेस्ट रिमूव करना, मतलब 1 प्लस आई की पावर एन डिवाइड करना। ठीक है, चलो बेटा दो अलग अलग एग्जांपल है मेरे भाई, दोनों को कंपेयर मत करो। दिस इज अ डिफरेंट एग्जांपल, दिस इज अ डिफरेंट एग्जांपल। ये 9 लाख है, ये 3 लाख है, ये 8% है, 9% है, दोनों सवाल ही अलग हैं। आप इंडिपेंडेंट समझो ना कॉन्सेप्ट को, दोनों को क्यों लिंक कर रहे हो? कॉमन एग्जांपल तो मैंने पहले करवा दिया, ये वाला हो गया। अभी जो मैंने एग्जांपल दिए वो दो अलग एग्जांपल हैं, मैं आपको अलग अलग दो बातें बता रहा हूं। अगर कभी फ्यूचर वैल्यू निकालना हो तो जिस भी पैसे की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है उसमें 1 प्लस आई का पावर एन मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी फिगर का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो उसमें 1 प्लस आई की पावर एन डिवाइड करते हैं। 1 प्लस आई की पावर एन मल्टीप्लाई करना मतलब उसमें इंटरेस्ट जोड़ देना, 1 प्लस आई की पावर एन डिवाइड करना मतलब उस फिगर में से इंटरेस्ट निकाल देना, उसको अमाउंट मानते हुए उसमें से इंटरेस्ट निकाल के प्रिंसिपल निकाल देना, है ना। लेट्स नॉट कनेक्ट टू डिफरेंट एग्जांपल, वरना तो समझोगे नहीं। यस, चलो गुड। सो हियर वी आर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर एंड प्रेजेंट। अच्छा, ये तो मैं तुमको बता चुका हूं। एन्युटी का मतलब क्या होता है? रेगुलर इंस्टॉलमेंट इक्वल अमाउंट की स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और सिंगल कैश फ्लो मतलब बस वन टाइम अगर तुम एक बार पेमेंट कर देते हो ना, सिंगल कैश फ्लो कहलाता है। अब फ्यूचर वैल्यू देखो, अगर तुमको कभी भी किसी सिंगल कैश फ्लो का फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो तुम क्या करोगे, उस कैश फ्लो को 1 प्लस आई की पावर एन से मल्टीप्लाई कर दोगे। जिसका भी फ्यूचर वैल्यू निकालना है ना, उस पर्टिकुलर पैसों को 1 प्लस आई की पावर एन से मल्टीप्लाई, जैसे प्रिंसिपल में 1 प्लस आई की पावर एन मल्टीप्लाई करने से अमाउंट मिलता है, वैसे कैश फ्लो में 1 प्लस आई की पावर एन मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है? फ्यूचर वैल्यू। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप ही इसका आंसर दीजिए, मैं नहीं देने वाला। लेट मी गिव यू द टाइमर और आप इसका आंसर दो। मैंने बहुत कोशिश कर ली है समझाने की, अब आपकी थोड़ी बारी है। थोड़ा देखते हैं कि कितने सेल्फ रिलायंट हो गए आप, कितने आत्मनिर्भर हो गए। चलो 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 चलो, करो भाई, करो करो करो। एवरीवन 45 सेकेंड्स डन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो यू आर इन्वेस्टिंग 3,000 रुपीज इन अ 2 ईयर इन्वेस्टमेंट दैट पेज यू 12%। बताइए इस इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? तो मेरे लिए कैश फ्लो क्या है क्वेश्चन में? 3,000, और मुझे इस 3,000 की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। तो मैंने बोला उस 3,000 में मैं 1 प्लस आई की पावर एन मल्टीप्लाई कर दूंगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। आई की वैल्यू 12%, 1.12 कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट है? 2 ईयर्स के लिए। बस 1.12 का स्क्वायर निकाला, 3,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3763.2, 3763.2। बहुत लाजवाब, बहुत शानदार, बहुत अमेजिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
अब क्योंकि मैंने तुमको दो बातें बोली थी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सिंगल कैश फ्लो एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन्यूटी। सर अगर हम एक बार जैसे पिछले एग्जांपल में तो हमने क्या किया, इस वाले एग्जांपल में 3,000 रुपए जमा कर दी बैंक में और 2 साल तक कुछ नहीं कर रहे, भूल गए, 2 साल बाद सीधे पैसे लेना गए, ये था सिंगल वन टाइम डिपॉजिट। अब आता हूं मैं एन्यूटी में। एन्यूटी मतलब जहां मैं मल्टीपल डिपॉजिट्स कर रहा हूं, मल्टीपल डिपॉजिट्स, और उसमें भी एन्यूटी पहला रेगुलर वाला दिया है। तो पहले अपन लोग रेगुलर वाला एक एग्जांपल कर लेते हैं पासबुक बना के, फिर फॉर्मूले से चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है या नहीं। चलिए एक फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी रेगुलर का फॉर्मूला एक एग्जांपल लिया जाए। ओके सर, वी आर रेडी। फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी रेगुलर का एग्जांपल लेना है अपन लोगों को। सो अब एग्जाम्पल को पढ़ोगे तो खुद समझ में आएगा कि वो फ्यूचर वैल्यू निकालने वाला और एन्यूटी वाला और रेगुलर वाला सवाल क्यों है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। यू आर इन्वेस्टिंग 2 लाख रुपीज एवरी ईयर। यू आर इन्वेस्टिंग 2 लाख रुपीज एवरी ईयर। एवरी ईयर लिख दिया मतलब टुकड़ों में कर रहे हो, एक बार नहीं कर रहे हो, बार बार कर रहे हो। ठीक है, एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ऑफ दिस ईयर। और पहली इंस्टॉलमेंट आज नहीं पे करोगे, पहली इंस्टॉलमेंट आज पे नहीं करोगे, पहली इंस्टॉलमेंट इस साल के एंड से चालू करोगे। ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ दिस ईयर। अकाउंट पेज, जिस अकाउंट में तुमने पैसा जमा किया है, इट पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। वहां 12% पर एनम से आपको इंटरेस्ट मिलता है। देन what will be the future value after 3 installments? तो बताइए 3 इंस्टॉलमेंट्स के बाद फ्यूचर वैल्यू क्या रहेगी। तो तुम इंस्टॉलमेंट्स पे करना चालू कर रहे हो, है ना, आज से नहीं, आज से 1 साल बाद से। तो अभी से 3 साल के एंड में तुम्हारे पास कितना पैसा रहेगा ये तुमको बताना है, फ्यूचर वैल्यू। या फिर सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूं, फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 3rd ईयर लिख देता हूं। फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, एक ही बात है। अब देखो, क्योंकि एवरी ईयर लिखा है, इससे समझ में आ रहा है कि इंस्टॉलमेंट वाला सवाल है। एक बार का पेमेंट नहीं है कि बस 2 लाख दे दिया हो गया, 3 बार तक 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए। अतूफा, मैं इस वाले चैप्टर में एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी करवाऊंगा, आराम से, चिंता मत करो तुम। सो 2 लाख रुपए हर साल आप पे कर रहे हो और एंड ऑफ द पीरियड से शुरू कर रहे हो। जल्दी बताओ, अगर कोई एन्यूटी इंस्टॉलमेंट एंड ऑफ द पीरियड से शुरू हो रही है तो उसको हम लोग एन्यूटी रेगुलर बोलते हैं कि एन्यूटी ड्यू बोलते हैं? सर उसको एन्यूटी रेगुलर बोलते हैं। तो रेगुलर वाला सवाल हो गया ये। और आखिरी में तुमसे 3 साल के बाद कितना पैसा रहेगा ये पूछ रहा है, मतलब फ्यूचर वैल्यू भी आ गया। अब मैं अभी कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं तुमको, नो फॉर्मूला, अभी सिर्फ पासबुक बना के समझेंगे, सिर्फ पासबुक। ओके सर, तो ये रही पासबुक। सबसे पहले आएगा डेट, डेट के बाद जो भी नरेशन मुझे देना है वो, फिर जो भी डेबिट या क्रेडिट मैं कर रहा हूं वो, और उसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं बैलेंस आपके लिए, बैलेंस। साथ मिलकर करेंगे इस क्वेश्चन को, चिंता की बात नहीं है। सबसे पहले टुडे, व्हाट आर यू डूइंग टुडे? सर सिर्फ अकाउंट ओपन कर रहा हूं। क्या आपने कुछ पैसा जमा किया? नहीं सर, 2 लाख रुपए जमा करने का तो सोचा है, लेकिन एंड ऑफ द पीरियड से सोचा है। कोई बात नहीं, अब जब तुमने कुछ जमा ही नहीं किया तो बैलेंस भी 0 ही होगा, कोई बात नहीं। 1 ईयर एंड, आज से 1 साल के एंड तक जाओ, 1 साल का एंड हुआ, हाँ
उस दिन तुमने डिपॉजिट किए क्या, 2 लाख रुपए, तो उस दिन बैलेंस क्या हो गया, उस दिन का बैलेंस भी हो गया 2 लाख रुपए। अब 1 ईयर के एंड में कोई इंटरेस्ट मिलेगा क्या, कहां से मिलेगा सर, अभी तो पैसा जमा ही किया है, थोड़ा रहने तो दो पैसा, तब तो इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसे रखे रखे थोड़ी मिल जाएगा, अभी तो तुमने दिया ही है, जमा ही किया है 1 ईयर एंड, तो 1 ईयर के एंड खत्म हो गया। अब आते हैं सेकेंड ईयर के एंड में। सेकेंड ईयर के एंड में जो 2 लाख रुपए है ना, उस पर इंटरेस्ट मिल जाएगा तुमको। बताइए सेकेंड ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट क्रेडिट होगा सर, 2 लाख रुपए का 12%, 24,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऐड होगा। तो इंटरेस्ट हो गया तुम्हारा टोटल हो गया बैलेंस 2,24,000। लेकिन क्योंकि 1 ईयर के एंड में तुमने पहली इंस्टॉलमेंट जमा करी थी, डिपॉजिट इंस्टॉलमेंट 1 या डिपॉजिट नंबर 1, पहला इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट किया था तुमने, तो अब वक्त आ चुका है सेकेंड वाले डिपॉजिट को भी पे करने का। तो सेकेंड ईयर के एंड में ही तुम फिर से 2 लाख रुपए डिपॉजिट करोगे, क्योंकि हर साल के एंड में तुमको डिपॉजिट करना है ना 2 लाख रुपए। यस सर। तो उस दिन तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा 4,24,000। तो अभी तक आप 424 का ब्रेकअप समझिए। अब तक मेरी तरफ से 4 लाख रुपए जमा हो चुके हैं बैंक में और 24 का मुझे इंटरेस्ट मिल चुका है। अब आते हैं थर्ड ईयर के एंड में। थर्ड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में तुमको फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट मिलेगा सर, अब इंटरेस्ट मिलेगा 4,24,000 का 12%, विच इज 50,880। 4,24,000 का 12%, विच इज 50,880। तो 4,24,000 प्लस 50,880 बैलेंस हो गया मेरा 474,880। अब क्योंकि थर्ड ईयर का एंड है तो तुम तीसरी इंस्टॉलमेंट और पे कर दोगे, इंस्टॉलमेंट या डिपॉजिट नंबर 3। सिंगल डिपॉजिट की जगह देखो मैंने 3 बार डिपॉजिट किया 2 लाख रुपए। तो बताइए थर्ड ईयर के एंड में कितना बैलेंस हो गया अब, 674,880। और वही तो तुमसे पूछा है कि भाई थर्ड ईयर के एंड में तुम्हारे खाते में कितना बैलेंस है, वही तो तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू कहलाएगा। थर्ड ईयर के एंड में तुम्हारे खाते में कितना बैलेंस है, वही तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू कहलाएगा। तो अभी मेरा इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 674,880 आ रहा है। फ्यूचर वैल्यू एट थर्ड ईयर एंड इज 6,74,880। नो इश्यूज। अभी मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया है, मैं फॉर्मूला सिखाऊंगा, फॉर्मूला समझाऊंगा और फिर वेरीफाई करेंगे इसके साथ आंसर, तभी तो मजा आएगा फॉर्मूले में असली, वरना असली मजा थोड़ी आएगा। असली मजा तो स्टोरी पढ़ के आता है, सीधे फॉर्मूला करके नहीं आता। ठीक है, अभी स्टोरी बनी है, स्टोरी को रिपीट करता हूं। हर साल तू 2-2 लाख रुपए जमा करते जा रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो तीसरे साल के एंड में तुम्हारे खाते में इतना बैलेंस दिखेगा। यही तुमसे पूछा था फ्यूचर वैल्यू। क्यों ये एन्यूटी है, क्योंकि पीसेस में तुम पे कर रहे हो, सिर्फ 2 लाख रुपए जमा नहीं कर रहे हो, बार बार 2 लाख रुपए जमा कर रहे हो। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो। तो अभी तक मैंने कैलकुलेशंस क्या किए बस उस पर ध्यान दो। ऐसा नहीं कि सर मेरे को नहीं समझ में आया पूरा, मैंने पूरा समझाया भी नहीं है। अभी सिर्फ पासबुक को समझो। अकाउंट ओपन किया, उस दिन कोई पैसे जमा नहीं किए, पहले साल का एंड आया 2 लाख रुपए जमा किए तो बैलेंस में 2 लाख बच गया। फिर सेकेंड ईयर का एंड आया, क्योंकि अब 2 लाख रुपए 1 साल तक बैंक के पास थे तो बैंक उस पर इंटरेस्ट दे देगा, तो बैलेंस इतना हो गया। फिर सेकेंड ईयर के एंड में तुमने डिपॉजिट नंबर 2 पे कर दिया, एवरी ईयर लिखा हुआ ना, तो 4,24,000 हो गया। फिर थर्ड ईयर के एंड तक 4,24,000 रुपए बैंक के पास 1 साल तक रखे थे तो बैंक ने उस पर इंटरेस्ट दे दिया, फिर ये बैलेंस आ गया। फिर 2 लाख रुपए तुमने जमा किए, ये बैलेंस तुम्हारा एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर विजिबल होगा पासबुक में। बार बार रिपीट करने से कुछ नया नहीं समझ में आएगा, तो रुक जाओ, सभी चीजों को कनेक्ट करना बाकी है अभी। ठीक है, अभी सिर्फ इसमें कैलकुलेशन पर फोकस करो कि ये कैलकुलेशन तुमको समझ में आया कि नहीं। हाँ, तो जब मैं जाऊंगा पासबुक में 3 साल बाद देखूंगा तो मेरे पास 6,74,880 रुपीज रखा रहेगा, उसी को मैं बोलता हूं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्यों? क्योंकि तुमने तुम्हारे डिपॉजिट्स में इंटरेस्ट जोड़ के ये फाइनल वैल्यू लाई है, इसलिए ये फ्यूचर वैल्यू है। कूल। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। तुमने कितनी बार 2 लाख रुपए जमा किए बताओ? तुमने बैंक को 2 लाख रुपए कितनी बार जमा किए? अभी जो हमने एग्जांपल किया, सर 2 लाख रुपीज
डिपॉजिटेड हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार आपने 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए? सर 3 टाइम्स। एक कॉमन सेंस वाली बात पूछता हूं, आज तू किसी एक व्यक्ति को जाके 2 लाख रुपए 3 बार जमा करता है, अगर वो इंटरेस्ट नहीं भी दे रहा है कुछ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, अभी मान लेता हूं 0% इंटरेस्ट भी है, तो भी मुझे तू बता कि तेरे को जो पैसा वापस मिलेगा फाइनल वैल्यू, वो मिनिमम कितनी रहेगी? अगर कुछ इंटरेस्ट नहीं भी मिल रहा है क्या, तो भी मैं ये बोल सकता हूं कि जितना भी मेरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था इंटू 3, इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए। तो 2 लाख रुपए इंटू 3, इतना भी नहीं मिल रहा है तो भाई तू क्या ही कर रहा है? ये तो मैं बोल रहा हूं विदाउट इंटरेस्ट। विदाउट इंटरेस्ट इतना तो मिलना ही चाहिए ना भाई। किसी को तो 2 लाख रुपए 3 बार दे के आया तो वापस लेने जाएगा, इतना तो मिनिमम लेगा। अगर इंटरेस्ट नहीं भी ले रहा तो भी इतना तो लेना ही लेना है। ये तो तेरा डिपॉजिट वैल्यू है जिसको अपन प्रिंसिपल बोलते हैं, इतना तो वापस मिलेगा ही, बट इसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब सुनना, जो हमारा फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला है, वो ये बोलता है कि देखो भाई, मैं आपको फॉर्मूले में 2 इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। पहला एआई, एआई मतलब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, जो भी तुम्हारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट है जो तुम हर बार पे कर रहे हो या डिपॉजिट कर रहे हो, इनटू मैं तुमको एक फैक्टर दूंगा, फैक्टर इनटू मैं तुमको एक फैक्टर दूंगा। फैक्टर मतलब एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी जादुई वैल्यू, एक मैजिकल वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करते ही तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये जो फैक्टर है ना, इसको हम बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू एन्युटी, एन्युटी फैक्टर। हम हमारे इंस्टॉलमेंट में जो फैक्टर मल्टीप्लाई करने वाले हैं उस फैक्टर को हम बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। और ये फैक्टर ना दोनों बातों को कंसीडर करेगा, तुमने कितनी बार डिपॉजिट किया उस बात को भी कंसीडर करेगा, और तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें कितना जुड़ना चाहिए उस बात को भी कंसीडर करेगा। मैं सिंपली तुमसे ये पूछना चाहता हूं, हमारे एग्जाम्पल में जो फैक्टर की वैल्यू होनी चाहिए वो 3 से छोटी होनी चाहिए या 3 से बड़ी होनी चाहिए? अगर हमें 6,74,880 तक पहुंचना है तो हमें 2 लाख में से जो 2 लाख में जो मल्टीप्लाई करना है फैक्टर, वो 3 होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। सर बहुत सिंपल सी बात है, अगर 3 रहा मतलब सिर्फ प्रिंसिपल वापस ले रहे हो तो 3 से तो थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए ना, तभी तो उसमें इंटरेस्ट की भी रिकवरी होगी। सोचो तो सही, थोड़ा दिमाग तो लगाओ मेरे भाई। 6 लाख रुपए तो तुम्हारे तब मिल रहे हैं जब तुम्हारा इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि 2 लाख 3 बार तो तुमने वैसे भी पे किया है। तो ये जो फैक्टर आएगा ना, ये 3 से तो बड़ा ही होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 3। जब वो 3 से बड़ा होगा तभी तो तुमको विथ इंटरेस्ट पैसा वापस मिलेगा ना। अब मैं तुमको फॉर्मूला बताता हूं ये फैक्टर निकालने का। तो फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या है? ध्यान से देखिएगा इस फॉर्मूले को, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। FVAF लिखते हैं हम उसको, FVAF एन कॉमा आई। सर ये FVAF क्या है? अरे शॉर्टकट नाम दे दिया, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर विथ n कॉमा आई इज 1 प्लस आई का पावर n माइनस 1 अपॉन आई, 1 प्लस आई का पावर n माइनस 1 अपॉन आई। अब जो हम अभी एग्जाम्पल कर रहे हैं उसमें हमारा फैक्टर कैसे निकलेगा? फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, हमारे क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी है? हमारे क्वेश्चन में n की वैल्यू है 3 साल मतलब 3, और इंटरेस्ट रेट हमारे क्वेश्चन में कितना है? इंटरेस्ट रेट है 12%, 12%। दोस्तों मैं आप लोगों से बस ये पूछना चाहता हूं कि आप इस फॉर्मूले में ना n की जगह 3 डाल दीजिए और i की जगह 12% डाल के मेरे को एक बार प्लीज कैलकुलेट करके बता दो। सर 1.12 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन आई मतलब 0.12। ये डिनोमिनेटर में आई है ना, 1 नहीं है बेटा, ये आई है। ये जो डिनोमिनेटर में ना ये भी आई है, और ये जो 1 प्लस है वो भी आई है। ये 1 है सिर्फ, ये अकेला 1 है। सो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज आप लोग मुझे n की वैल्यू 3 और i की वैल्यू 12% रखते हुए क्या फैक्टर की वैल्यू आ रही वो निकाल के बता दीजिए। सर जो भी फैक्टर आएगा वो 3 से बड़ा आएगा। आई एग्री भाई, 3 से बड़ा आएगा, लेकिन क्या आएगा ये तो बताओ। सर कैलकुलेटर लो ना,
लो भाई कैलकुलेटर लेता हूं तुम्हारे सामने, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं। 1.12 सर 12 क्यों लिया? 12%। पावर कर दिया 3, 2 3, फिर कर दिया -1, फिर कर दिया -1, ये हो गया न्यूमिनेटर। उसको डिवाइड कर दिया 0.12 से, तो आ गया 3.3744, 3.3744, 3.3744, 3.3744, 3.3744। अब मैंने क्या बोला? जब भी तुम्हें फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर निकालना हो तो तुम तुम्हारे इंस्टॉलमेंट को मल्टीप्लाई कर दो इस फैक्टर से। तो मैंने मेरे 2 लाख रुपए जो इंस्टॉलमेंट थे मैं हर साल पे कर रहा था, उसको मैं क्या करता हूं 3.3744 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और देखें तो सही आंसर क्या आ रहा है। तो जो हमारा फैक्टर आया था 3.3744, इसको हम 2 लाख से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर 674,880। सुना सुना सा लग रहा है यार ये फिगर तो सुना सुना सा लग रहा है। सुना सुना सा तो लगेगा ही ना भाई, क्यों नहीं लगेगा सुना सुना सा, बिल्कुल मैच कर रहा है। 6,74,880। सो 2 लाख इंटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर इज गिविंग यू द फ्यूचर वैल्यू फिगर डायरेक्टली। अब अगर हम यहां पर देखें तो हमको फॉर्मूला क्या हेल्प कर रहा है वो समझना, हमको फॉर्मूला हेल्प क्या कर रहा है उसको समझते हैं। सर देखिए, अगर हमें नॉर्मली इतना बड़ा क्वेश्चन पासबुक में करना होता तो हमें बार बार ये पासबुक बनानी पड़ती है कि 2 लाख रुपए जमा किए, फिर उस पर 24 का इंटरेस्ट मिला, फिर 2 लाख जमा किए, फिर उस पर 50 का इंटरेस्ट मिला, फिर 2 लाख जमा किए, ऐसे करके फाइनल वैल्यू आ गई। लेकिन यही सारी चीज अगर डायरेक्टली तुमको फॉर्मूले से निकालनी है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर। वो फॉर्मूला ये बोलता है कि आप सिर्फ अपना इंस्टॉलमेंट अमाउंट लिखिए और उसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फैक्टर मतलब मल्टीप्लायर, एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाता है। तो यहां पर मेरा फैक्टर 3 से बड़ा रहेगा। इसका लॉजिक बड़ा सिंपल था, अगर मैंने 2 लाख रुपए 3 बार जमा किए हैं तो 6 लाख तो मुझे मिनिमम मिलने हैं, तो इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर में तो मुझे विथ इंटरेस्ट पैसा मिलना है, तो 3 से बड़ा आना चाहिए। अरे वाह, 3 से बड़ा आ गया। तो ये जादुई फॉर्मूला जो है ना फैक्टर का, यही तो पूरी जान है फॉर्मूले की। अगर तुमको ये फैक्टर निकालते बन गया फिर तो क्या ही बचा इस क्वेश्चन में। तो फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है 1 + i की पावर n - 1 अपॉन i। ये 12% डाला, आ गया, उसी को मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टॉलमेंट में, अपने आप आंसर आ जाएगा। सारे बच्चे बताइए मजा आया कि नहीं मजा आया? कैसा एकदम परम ज्ञान की प्राप्ति हुई या नहीं, ये बताइए आप। उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाता हूं इसका एक। तो ये रहा हमारे सामने कॉन्सेप्ट, और देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर। यहां जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ये हमें कहां हेल्प करेगा, क्या यूज है इसका? टू कैलकुलेट द फाइनल मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट लाइक आरडी। जो आरडी जैसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें हम बार बार पैसा जमा करते हैं, उस टाइप के जो हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं उसकी फाइनल मेच्योरिटी वैल्यू निकालने में ये हमको हेल्प करता है। वेयर सम इज इन्वेस्टेड इन द एन्युटी पैटर्न, जहां पर आपने अपना पैसा जो है एन्युटी पैटर्न में जमा किया है, ठीक है। ये आपको फाइनल वैल्यू ऑफ सिंकिंग फंड निकालने में भी मदद करता है। ये सिंकिंग फंड क्या है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, चिंता मत करो आप, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू का ही एक एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है। तो अगर आपको फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर निकालना है, अगर आपको फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर निकालना है तो आपको अपने अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। फैक्टर क्या होता है? इट इज अ मल्टीप्लायर, जहां अगर एन्युटी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें सीधे फाइनल वैल्यू मिल जाती है। इस फैक्टर को कैसे सॉल्व करते हैं? सर फैक्टर का फॉर्मूला है 1 + i की पावर n - 1 अपॉन i। अब चाहता तो मैं तुमको डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लिखवा देता, लेकिन नहीं, मैं चाहता था तुम स्टेप बाय स्टेप समझो कि एक इंस्टॉलमेंट है और एक फैक्टर है। फैक्टर को निकालने का तरीका ये है, उसको इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू आती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? चलो ये रहा हमारे सामने सवाल, जिसको हम सब मिलकर साथ में अभी के अभी करेंगे, अभी के अभी साथ में मिलकर करेंगे। पढ़ते हैं। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 500 रुपीज मेड एनुअली। तो तू 500 रुपए हर साल जमा कर रहा है, 500 रुपए 7 साल के लिए, एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। सर लेकिन यहां पर ये तो समझ में आ गया कि ये फ्यूचर वैल्यू निकालना है, एन्युटी का क्वेश्चन है, लेकिन रेगुलर वर्ड तो कहीं लिखा ही नहीं है।
और आपने तो बताया था रेगुलर तब माना जाता है जब एंड ऑफ द पीरियड से शुरू हो रहा हो। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन में ये लिखा ही नहीं है कि आपका एन्युटी रेगुलर है या एन्युटी ड्यू है, तो आपको क्या अज्यूम करके चलना है? हमेशा हमेशा रेगुलर मान के चलना है। अगर क्वेश्चन में रेगुलर या ड्यू ये मेंशन नहीं है, ना ही उसको समझने के लिए कोई हिंट दी हुई है, मतलब क्वेश्चन बेसिकली साइलेंट है, तो आप एन्युटी रेगुलर मान के चलोगे। तो वही एक खास बात है इसमें, अजम्पशन, जो हमको हर जगह यूज करना रहेगा वैसे तो, रेगुलर वाला। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारा इंस्टॉलमेंट फिगर कितना हो गया सर? 500। ये वो वाला ए नहीं है ना बेटा, अमाउंट वाला ए नहीं है, ये ए आई है। ए आई मतलब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है तो 7 साल में 7 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो एन की वैल्यू 7 हो गई। कंपाउंडेड एनुअल तो आई की वैल्यू भी सेम टू सेम 14% हो गई। तो अगर मुझे निकालना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर एट 7th ईयर एंड, 7 साल के एंड में फ्यूचर वैल्यू क्या रहेगी, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊंगा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर एन कॉमा आई। अब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है 500 रुपीज, और फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर जो है वो हो जाएगा एन, एन मतलब 7 और आई मतलब 14%। पहले अपन लोग इस पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। इस पार्ट का फॉर्मूला है 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। तो यहां पर हो जाएगा 1.14 की पावर 7 माइनस 1 अपॉन 0.14। क्या समझे? 1.14 का पावर 7 माइनस 1 अपॉन 0.14 इंटू 500। बताइए क्या आएगा आंसर इस? तो सर ये आएगा 1.14 इंटू 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.14 इंटू 500 विच इज 5365.24। नाउ यू जस्ट इमेजिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता तो हम क्या करते पता? हम पासबुक बनाते और हर साल 500 रुपए डिपॉजिट करते रहते और हर साल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो जोड़ते जाते। 7 साल की पासबुक बनती, फिर जाके फाइनल आंसर आता जो आपका एकदम चुटकियों में निकल गया है, एकदम चुटकियों में निकल गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो फैक्टर आपका निकला है फैक्टर, इसकी वैल्यू क्या है? सिर्फ इसकी वैल्यू बताइए आप, सिर्फ इतने पार्ट की वैल्यू, मतलब 500 डिवाइड करने से पहले तक की वैल्यू बताइए, मल्टीप्लाई करने से पहले तक की। क्या ये 10.73 आ रही है? हाँ, ये हमेशा तुम्हारे n की वैल्यू से बड़ी रहेगी। अब क्योंकि तुमने 500 रुपए 7 बार जमा किए हैं, तो 500 इंटू 7 ये तो मिनिमम होना चाहिए। तो n की वैल्यू, इसकी वैल्यू 7 तो आनी ही चाहिए, लेकिन 7 से बड़ी आनी चाहिए, और ये 7 से बड़ी आ रही है, मोर देन 7। देख रहे हो आप, मोर देन 7। 7 तुम्हारे 7 टाइम्स इंस्टॉलमेंट पे हुई है, 7 से बड़ा आ रही है। जैसे वहां 3 से बड़ा आ रहा था, है ना सर? लेकिन ये तो 7 पॉइंट कुछ आना चाहिए। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। 7 से बड़ा मतलब 10 भी हो सकता है ना भाई। 7 से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। सो ऑल द जेंटलमैन एंड लेडीज, टेल मी एवरीवन, क्या फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर का थोड़ा सा फंडा दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? घुसा? चलो गुड। एक और सवाल है आप लोगों के सामने, इस बार कंपाउंडेड मंथली है, इसको भी करेंगे। चलो, ₹200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने के एंड में आप 200 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 6% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली। ओ, कंपाउंडेड मंथली मतलब आई की वैल्यू निकालनी है तो 6 में 12 डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट, आफ्टर 10th पेमेंट गिवन दिस इज द वैल्यू। ओके सर, नो इश्यूज। सो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कितना पैसा आप बार 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 हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो एट द एंड? अरे एट द एंड ऑफ ईच मंथ लिखा हुआ है, तो एन्युटी रेगुलर हो गया। यहां तो अजम्पशन भी नहीं लिया मैंने, एट द एंड ऑफ ईच मंथ खुद लिख दिया उसने। ओके, सो एआई की वैल्यू आ गई 200 रुपए,
AI की वैल्यू आ गई 200 रुपए, और I की वैल्यू क्या होगी, आई हो जाएगा सर 6% पर एनम, क्योंकि कंपाउंडेड मंथली है तो 0.5% हो जाएगा ये, 0.5%। और उसके बाद अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है आफ्टर द एंड ऑफ 10th पेमेंट, तो n की वैल्यू होगी 10। ऐसा नहीं बोल रहा ना 10 ईयर्स, 10 ईयर्स थोड़ी बोल रहा है, वो खुद ही बोल रहा है कि 10 इंस्टॉलमेंट है, 10th पेमेंट मतलब 10 इंस्टॉलमेंट है, सीधी बात। चलो, तो अब अगर मुझे निकालना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर आफ्टर 10th पेमेंट, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं कर दूंगा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर n, i। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया है 200 रुपीज, और फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर फॉर 10, 0.5%, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 0.5%, मतलब क्या होता है 0.5 अपॉन 100, 0.005, तो 1 + 0.005 का पावर 10 - 1 अपॉन 0.005। ये समझ गए ना, ये फॉर्मूला है ना, 1 + i का पावर n - 1 अपॉन i, जो आपको याद हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, तो पहले फैक्टर की वैल्यू निकाल देता हूं, 1.005 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.005। सर 200 इंटू फैक्टर की वैल्यू आ रही है 10.2280 समथिंग लाइक दिस, उसको 200 से मल्टीप्लाई किया तो 2045.6058 ऐसा कुछ आ रहा। अब सारे बच्चे ध्यान से देखिए, तुमने 10 बार पे किया 200 रुपए, तो कम से कम 10 रुपए तो तुमको वापस, 10 बार तो पैसा वापस मिलेगा ही, तो 200 का 10 गुना इतना तो वापस मिलेगा ही। लेकिन और जो ऊपर से लिखा हुआ ना 0.22, वो इंटरेस्ट का फिगर हो गया। इसलिए देखो, रादर देन यू आर गेटिंग 2000 रुपीज, यू आर गेटिंग समथिंग मोर देन 2000, 2045.6। तो ये फॉर्मूला इतना मैजिकल है भाई कि सीधे तुमको इंक्लूडिंग इंटरेस्ट सब कुछ बता देता है, और तुमको ऐसे बार बार 10 बार पासबुक बनाने की जरूरत नहीं है 10 अलग अलग साल के लिए, ऐसे 10 अलग अलग ईयर्स के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही कैलकुलेटर में कोई ट्रिक यूज करनी है। सीधे 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 हम लोग ये वाला पार्ट जो है सॉल्व कर सकते हैं लाइक दिस। तो इसके साथ फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर हम लोगों ने कर लिया है, और अब वक्त है फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू को समझने का। ड्यू, चलिए भाई, तो अब फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू को समझाऊंगा मैं आप लोगों को। वही एग्जाम्पल फिर से कॉपी करता हूं, 2 लाख रुपए जो आप 12% से 3 साल के लिए पे कर रहे थे, अब उस 2 लाख रुपए को मैं एंड ऑफ द ईयर नहीं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर से पे करना चालू करूंगा। ठीक है, सो यू आर इन्वेस्टिंग ₹2 lakh every year स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज से शुरू करते हुए। यू आर इन्वेस्टिंग 2 lakh rupees every year starting from today. Find future value at 3rd year end if interest rate is, I think 12% लिया था ना, इंटरेस्ट रेट इज 12% पर एनम CI। हाँ ठीक है, चलो सर क्या आप पहले पासबुक बनाओगे? हाँ, यहां पर भी पहले पासबुक बनाऊंगा मैं, उसके बाद ही तो फॉर्मूले की इज्जत समझ में आएगी ना भाई। बिना पासबुक बनाए फॉर्मूले की इज्जत नहीं होती भाई। तो डेट, डिटेल, जो भी ट्रांजैक्शन का फिगर है वो, और फिर बैलेंस का फिगर है। तो डेट मैं ले लेता हूं टुडे। अरे इस बार मैं भाई टुडे, आज से ही चालू कर दूंगा पेमेंट। हाँ, इस बार मैं आज से ही चालू कर दूंगा, अब मैं पूरा वेट नहीं करूंगा साल खत्म होने का। तो टुडे, आज ही तुमने डिपॉजिट नंबर 1 पे कर दिया है, कितने रुपए का? 1 लाख रुपीज का। बैलेंस कितना हो गया? 1 लाख रुपीज। ओह 1 लाख नहीं यार, 2 लाख, 2 लाख। अब देखिए 1 ईयर एंड, पहले साल का एंड आया, उस दिन तुमको मिल गया इंटरेस्ट
कितना इंटरेस्ट मिल गया उस दिन? सर 2 लाख रुपए पे 12% इतना इंटरेस्ट मिल गया मुझे पहले साल के एंड में, विच इज 24,000 रुपीज। तो टोटल हो गया 2,24,000 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, 2,24,000 रुपीज। अब 1 ईयर के एंड में ही तुम्हारा सेकंड इंस्टॉलमेंट भी पे कर दोगे। 1 साल तो हो गया भाई, चलो डिपॉजिट करो, एक आज कर दिया, एक साल बाद कर दो, ठीक है, तुमने फिर से 2 लाख रुपए जमा कर दिए। तो ये हो गया तुम्हारा 4,24,000 रुपीज। उसके बाद तुम चले गए सेकेंड ईयर के एंड में। तो पहले तो तुमने 4,24,000 पे जितना इंटरेस्ट मिलना था वो तुमको रिसीव हो गया होगा बैंक में, 50,880, और उसको जोड़ लेने के बाद ये हो गया होगा 474,880। अब आती है बारी सेकेंड ईयर के एंड में तुम तीसरी इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे। देखो पहली इंस्टॉलमेंट आज हो गई, दूसरी इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के एंड में, तीसरी इंस्टॉलमेंट सेकेंड ईयर के एंड में। 3 ही बार तुमको इन्वेस्ट करना है भाई, बस। ये हो गया 674,880। सर आंसर आ गया। अरे रुक तो जाओ भाई, हमको तो फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर पूछा है, अभी थर्ड ईयर का एंड आना बाकी है भाई। तो थर्ड ईयर के एंड में फिर से तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा। इस बार कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 674,880 का 12%, सर 80985.6। तो फाइनल बैलेंस हो जाएगा 7,55,865.6। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप इतना आगे तक क्यों आए, ये आ तो गया था 674। मेरे भाई जो तूने पहली बार एग्जाम्पल किया था ना, तब तू स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर कर रहा था, अब तू स्टार्टिंग फ्रॉम द टुडे कर रहा है। तो टुडे कर रहा है मतलब ये हो गया एन्युटी ड्यू, और जब ड्यू होता है ना तब तू जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है। अब कोई व्यक्ति जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करेगा तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा ना। देखो जब तुम लेट शुरू कर रहे थे तो 2 ही बार इंटरेस्ट मिल रहा था, ओनली 2 टाइम्स, 1 और 2 बस। लेकिन क्योंकि तुम 1 साल जल्दी इन्वेस्टमेंट चालू करो तो 3 बार तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है। ओ, तो इसलिए बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट में जल्दी आना चाहिए, लेट मत करो, जितना जल्दी आओगे उतने फायदे में रहोगे। सही बात है सर। तो 755,865.6 ये तुम्हारा आंसर आ रहा है। अब हम लोगों को पढ़ना है फॉर्मूला, और फिर फॉर्मूले से इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला देखिए ध्यान से। अगर आपको फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू निकालना है तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट लीजिए, उसको फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए। यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है ये तो सेम है जैसा एन्युटी रेगुलर में था, हाँ, बस एक्स्ट्रा पार्ट है ये, इतना और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा उतना और मल्टीप्लाई करते हैं, बस बस, हाँ बस बस भाई बस भाई बस। तो ये लो मैं यहां लिखता हूं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर n, i इंटू 1 + i, बस। तो ये लीजिए, यहां पर मैंने डाल दिया अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट विच इज 2 लाख रुपीज, यहां पर कर दिया मैंने 1.12 का पावर 3 -1 / 0.12, और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया अगेन 1.12। चलिए चेक कीजिए कितना आ रहा है। सर 1.12 का क्यूब -1.12 यारा 3.3744। सर ये तो आप कर चुके हो। अरे हाँ हाँ रुक तो जाओ, इसमें 2 लाख मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें 1.12 और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 6,74,880, उसमें 1.12 और मल्टीप्लाई कर दो। अरे सही है ब्रो। तो आपको 2 अलग अलग फॉर्मूले, कोई बहुत ज्यादा ऐसे अलग अलग फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, आपको कोई बहुत अलग अलग फॉर्मूले याद नहीं रखने। एक सिंपल फंडा है, जितना भी फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर आता है ना उसमें 1 + i एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दो तो ड्यू का आंसर आ जाता है। देखो ना फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर से आंसर मेरा कितना आ रहा था 674,880 जब मैं रेगुलर वाले केस में चल रहा था। जब मैं ड्यू वाले केस में आया तो वही 674,880 में 1.12 और मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आई है। कॉन्सेप्चुअली ना सिर्फ आंसर मैच कराना, ना सिर्फ कैलकुलेशन समझ लेना, बल्कि लॉजिक भी समझ में आया कि सर ड्यू मतलब जल्दी इन्वेस्ट करना चालू कर रहा व्यक्ति, जल्दी इन्वेस्ट करना चालू करेगा तो 1 साल का ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा उसको। वही तो बात है भाई, 1 साल का ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 साल का 12% इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा ऐड हो गया। सीधा सिंपल सा फंडा है। एवरीवन विथ मी, हाउस द जोश? बहुत बढ़िया, चलो गुड।
तो इसके साथ हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू को भी समझ लिया है, बिल्कुल सेम टू सेम है रेगुलर जैसा, ओनली दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट, दैट्स इट। अब आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। Z invest 10,000 every year starting from today for the next 10 year. Suppose the interest rate is 8% compounded and calculate the future value of the annuity. Z 10,000 रुपए हर साल इन्वेस्ट कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। इंटरेस्ट रेट 8% का है, तो बताइए फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे लिखा है, मतलब दिस इज एन्युटी ड्यू। तो ये हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। जो भी आंसर आएगा उसमें 1 प्लस आई एक्स्ट्रा और मल्टीप्लाई कर देना, तो ड्यू का आंसर हो जाएगा वो। तो मैंने लिखा 10,000 एवरी ईयर, इंटरेस्ट रेट है 8%, तो 1.08 का पावर कितने साल तक, 10 साल तक, -1 डिवाइडेड बाय 0.08 इंटू 1.08 एक्स्ट्रा। 1.08 की पावर 10 दिया हुआ है, पर हमको जरूरत नहीं, हम वैसे भी निकाल सकते हैं खुद से। इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 डिवाइडेड बाय 0.08 इंटू 10,000, तो ये आ रहा है 144,865, उसमें 1.08 और मल्टीप्लाई कर दिया, 156,455 अप्रोक्सीमेटली। कैसी रही भाई, समझ में आया कि नहीं आया, दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? हाउस द जोश एवरीवन? कूल, चलो ठीक है भाई, गुड। तो इसके साथ हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू भी समझ लिया है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। सो अगर मज़ा आया हो, दिमाग में बात गई हो, तो वीडियो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों तक शेयर भी करना। जो लोग एन्युटी से, फ्यूचर वैल्यू से, प्रेजेंट वैल्यू से डरते हैं ना, उनको बताना भाई डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। न्यू स्टूडेंट सर, मैं अभी रिकॉर्डेड स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा हूँ आपसे की वीडियो से। वेरी गुड विपिन प्रजापति, ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ एक, आज हमारा एजेंडा क्या है। तो आज का कॉन्सेप्चुअल पार्ट हम लोगों ने कर लिया है, अब समय है आपको होमवर्क देने का, ठीक है। तो अब आपको जो है होमवर्क करके आना है कुछ क्वेश्चंस। एक काम करते हैं, नहीं नहीं, होमवर्क नहीं देते, प्रेजेंट वैल्यू भी पढ़ लेते हैं लगे हाथ, फिर एक्सरसाइज होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि क्या अलग अलग मजा नहीं आएगा, अलग अलग मजा नहीं आएगा, साथ में पढ़ने का मजा आएगा फ्यूचर और प्रेजेंट को। तो आई थिंक आधे घंटे में कर तो सकते हैं, चलो कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। 1 सितंबर का दिन है, जोश पूरा हाई है, नया महीना चालू हुआ है, कर लेते हैं, पूरा 2 घंटे पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए मेरी बात को एवरीवन। चलो अब हम लोग एक वर्ड पढ़ रहे हैं, सिंकिंग फंड, जो थोड़ी देर पहले दिखा तो था सर। हाँ, सिंकिंग फंड क्या होता है? सिंकिंग फंड सिंपल सा फंड है सिंकिंग फंड का। मान लो तुमको पता है कि फ्यूचर में तुम्हें किसी बड़े अमाउंट की जरूरत है, सुनना मेरी बात, आज से 10 साल बाद मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, आज से 10 साल बाद मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो बताइए बताइए आज से हर साल मैं कितने रुपए सेव करके इन्वेस्ट करना चालू कर दूं, ताकि मेरे पास 10 साल के बाद 2 लाख रुपए हो जाएं। अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसको पढ़ के कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 10 साल के बाद जो वैल्यू आपको चाहिए वो आपने पहले से डिसाइड कर ली है? मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फिगर तुमने पहले से फिक्स कर लिया है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का फिगर तुमको फिक्स करना है। ये लो ना, you need 20 lakh rupees at the end of 10 years. What amount should be invested annually at the rate of 8%
टू रीच दैट फिगर। अब देखो यहां पर मैंने एन्यूटी का टाइप नहीं लिखा हुआ है, और जब एन्यूटी का कोई टाइप ना लिखा हो ना, जब कुछ भी ना लिखा हो कि एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो या बिगिनिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो, नहीं लिखा हो ना, तो एन्यूटी रेगुलर मान के चलने का। अब सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर इज अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। यही है फॉर्मूला, फैक्टर का फॉर्मूला लिख दिया सीधे मैंने। मुझे ये नहीं पता कि मुझे कितना पैसा जमा करना हर बार, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो हाउ मच मनी टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर। वट आई नो इज दैट आई नीड 20 लाख एट द एंड। तो 10 साल के बाद मेरे पास 20 लाख रुपए होने चाहिए, और ये फिगर मेरा मिसिंग है। हाँ, ये डेटा मेरे पास जरूर दिया है, 1.08 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 0.08। तो क्या आप लोग इस पार्ट को सॉल्व करके मुझे बताएंगे कि मुझे हर साल कितना पैसा जमा करना चाहिए, ताकि 10 साल के एंड में मेरे को जो है 20 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएं। प्लीज प्लीज सॉल्व इट एवरीवन, प्लीज प्लीज सॉल्व इट। सो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर, ये दिया है फॉर्मूला। हमें ये पता है कि 10 साल के एंड में हमें 20 लाख रुपए चाहिए, लेकिन उसके लिए कितना रुपए जमा करना है हर बार, ये निकालना है, ये गिवन नहीं है। ठीक है ना सर, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलो भाई, तो ये हो जाएगा 1, कैलकुलेटर में ही कर देता हूं मैं, पूरा कैलकुलेटर में ही कर देता हूं। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा, सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 1.08 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें कर देता हूँ -1, कर दिया। डिवाइड कर देता हूँ 0.08 से, वो भी कर दिया। फैक्टर आ गया, 14.48। डिवाइड इक्वल टू कर दिया उसको, तो वो सामने की तरफ चला गया, और फिर 20 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब मुझे हर बार 1,38,059 रुपीज, 1,38,059 इतने रुपए हर साल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ताकि मुझे आफ्टर 10 ईयर्स मेरे खाते में 20 लाख रुपए दिखेंगे। आप चाहो तो रिवर्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। रिवर्स कैलकुलेट करके चेक करना मतलब सर, मतलब अगर मैं 1,38,059 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूं 8% के इंटरेस्ट रेट से 10 साल के लिए, तो बताइए 10 साल के बाद क्या फ्यूचर वैल्यू होगी? वही आएगी ना सर, 20 लाख रुपीज। चेक कर लो, 1.08 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1.08 इंटू 138,059, 20 लाख। तो समझ गए ना, एक ही फॉर्मूले में एक चीज गिवन है, दूसरी चीज निकालनी है, दूसरी चीज गिवन है तो पहली चीज निकालनी है। तुम्हें इंस्टॉलमेंट दिया होता था तो तुम फ्यूचर वैल्यू निकाल देते थे, अब फ्यूचर वैल्यू गिवन है तो इंस्टॉलमेंट निकाल दोगे। चलो लेट्स गो टू द क्वेश्चन। यही सिंकिंग फंड कहलाता है। तुम्हारे सामने सवाल है, जल्दी से इस क्वेश्चन को तुम ही सॉल्व करो, मैं नहीं करूंगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इट्स अप टू यू नाउ गाइस। करो करो करो, इसको ट्राई करो प्लीज। दिया है, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर so as to accumulate 3 lakh at the end of 10 years if the interest is compounded at 10%। तेरे को 3 लाख रुपए की जरूरत है 10 साल के बाद। यू नीड 3 लाख रुपीज एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, और जहां तुम पैसा जमा कर रहे हो वहां 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है। बताइए हर साल कितना पैसा आपको जमा करना चाहिए? दैट्स द क्वेश्चन, एवरीवन फाइंड इट आउट। चलो भाई, बच्चों ने ट्राई तो कर लिया, बहुत अच्छी बात है। सो मुझे 3 लाख रुपीज चाहिए एट द एंड ऑफ 10 ईयर।
तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर मुझे पता चल गया है, दैट इज 3 लाख रुपीज। उसके लिए कितना पैसा जमा करना है वो मुझे नहीं पता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के कर सकता हूं मैं पता। तो 3 लाख इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इंटू 1.1 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1। बस इसको रिवर्स कैलकुलेट करके सॉल्व कर लिया। 1.1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइड इक्वल टू इंटू 3 लाख 18,823.6। सीख गए हो बेटे तुम लोग, सीख गए हो भाई। मजा आ रहा है मेरे को तुम्हारे आंसर्स देख के, है ना, मजा आ रहा है तुम्हारे आंसर्स देख के भाई, सच में आई एम रियली एंजॉइंग इट। तो चलो बढ़िया है, फिर प्रेजेंट वैल्यू आज फिर चालू नहीं करते, एक काम करते हैं आज प्रेजेंट वैल्यू चालू नहीं करते। क्या मैं आपको ये वाली बात बता चुका हूं कि अगर आपको किसी भी सिंगल कैश फ्लो में उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो 1 प्लस आई की पावर एन मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो इंटू 1/1 प्लस आई की पावर एन कर देते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं। इसको हम कंपाउंडिंग फैक्टर बोलते हैं और इसको हम डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं। कंपाउंडिंग फैक्टर मतलब इंटरेस्ट को जोड़ने वाला फैक्टर, और डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब इंटरेस्ट को निकालने वाला फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब इंटरेस्ट को रिमूव कर देना, इसलिए उसको डिस्काउंट वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं।